हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी और कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होंगे व कितने गलत होंगे, और लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करना। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 है, द ग्रेटर हिमालयास आर नोन एज। तो वृहद हिमालय को किस और नाम से जाना जाता है? तो देखो, मैं आपको पहले हिमालय की बात बता दूं। सबसे जो ऊपरी हिमालय है, सबसे ऊपरी हिमालय को हम कहते हैं, जो ऊपरी हिमालय की पूरी रेंज है, उसको हम कहते हैं वृहद हिमालय। क्या कहते हैं? वृहद हिमालय, जो कि टॉप में है। और जो सेंटर में चली गई, सेंटर वाली को हम कहते हैं लघु हिमालय। क्या कहते हैं? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। और जो हमारी सबसे लास्ट में आती है उसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। तो देखो, सबसे टॉप वाली है वृहद हिमालय, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वृहद हिमालय को किस और नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी चोटियों की बात कर लेते हैं। देखो, वृहद हिमालय है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपने माउंट एवरेस्ट की एवरेस्ट चोटी 8,848 मीटर आपको पता होगा, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और आपने यहाँ पर देखा लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय किसके अंडर में आते हैं? तो देखो, इनमें जो है तो जैसे पीर पंजाल श्रृंखला जाती है, फिर धौलाधार श्रृंखला जाती है। तो इसको आपको नोट रखना है। तो अब बात करते हैं वृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, वृहद हिमालय को हिमाद्री नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, वृहद की हिमालय को एक तो हो गया हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद उसको आंतरिक हिमालय क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय भी इसको कहा जाता है। उसके बाद इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। तो देखो, तीन नाम हो गए इसके, एक वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। इन विंटर्स पंजाब गेट्स रेन बिकॉज ऑफ। तो ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरती है, इसका कारण देखो क्या है? तो देखो, इसका कारण है भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से आते चक्रवात। भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से जो चक्रवात आते हैं उसके कारण जो है तो ठंड में जो है तो पंजाब में बारिश गिरती है। तो देखो, इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी बिलोंग्स टू। तो डिगबोई तेल रिफाइनरी देखो कहाँ पर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, आपको पता होगा डिगबोई तेल रिफाइनरी कहाँ पर है। तो ये आसाम में है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अच्छा देखो, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? सबसे बड़ी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखो, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जामनगर। कौन सी है? जामनगर। अच्छा, ये जामनगर अब किस स्टेट में पड़ती है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो देखो, जामनगर तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और यह एक प्राइवेट तेल रिफाइनरी है। किसके अंडर आती है यह? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर यह तेल रिफाइनरी आती है। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो देखो, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई की ही है। ऑप्शन यहाँ पर देखो ए यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। डिगबोई की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, जो कि कब स्थापित की गई थी? 1901 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? डिगबोई में। ओके, तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, इन इंडिया द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लाख इज़। तो भारत में लाख का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लाख से जो है तो बनता क्या क्या है। तो देखो, लाख से जो है तो चूड़ियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, फिर सजाने का सामान बनता है, आभूषण वगैरह बनते हैं। और जैसे आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जो है तो सामान को पैक करके सील बंद जो किया जाता है, तो उसके लिए भी लाख का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा लाख का। तो देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में लाख का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखो, ये क्वेश्चन जो है तो 2017 में पूछा गया था। उस समय जो है तो बिहार यहाँ पर राइट ऑप्शन था। बट अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो भारत में प्रेजेंट में लाख का
मुख्य उत्पादक राज्य देखो कौन है, तो भारत में लाख का मुख्य उत्पादक राज्य है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। झारखंड जो है तो अकेले ही 60% से अधिक जो है तो लाख का उत्पादन कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। ओके, तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज़, तो बांधों में संचित जल में क्या होता है? तो देखो बांधों में संचित जल में क्या होता है, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय द मेथड ऑफ, किस विधि द्वारा सौर ऊर्जा हम तक पहुँचती है? तो देखो किस विधि द्वारा सौर ऊर्जा हम तक पहुँचती है, तो ये रेडिएशन के माध्यम से। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। रेडिएशन विधि के द्वारा जो है तो सौर ऊर्जा हमारे तक पहुंचती है। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। ह्यूमन आई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मानवीय आँख का एक उदाहरण है। तो देखो मानवीय आँख का एक उदाहरण कौन सा है, तो यह हो जाएगा फाइन कैमरा, यानी कि सूक्ष्म कैमरा आप कह सकते हो मानवीय आँख का एक उदाहरण। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मानवीय आँख को आप मतलब दूसरा नाम कह सकते हो सूक्ष्म कैमरा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 58, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन विद्युत का श्रेष्ठ चालक है? ये क्वेश्चन जो है तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पता होगा। सिल्वर जो है तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, चांदी जो है तो विद्युत का श्रेष्ठ चालक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 59 क्वेश्चन की बात करें। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो देखो पृथ्वी का उपग्रह सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? चंद्रमा। ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो पृथ्वी की यहाँ पर बात की गई है, तो पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री जो है तो झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? देखो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये पृथ्वी को कहा जाता है। ओके, पृथ्वी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 60 है, कॉटन एंड पेपर और लार्जली कंपोस्ट ऑफ, तो सूत तथा कागज मुख्य रूप से बने होते हैं। तो देखो सूत तथा कागज मुख्य रूप से सेलुलोज के बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन की बात करें। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर विद ईस्ट गिव्स, तो खमीर के साथ शर्करा का किण्वन देता है। तो यह क्या देता है? तो यह जो है तो ओनली ग्लूकोज। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल ग्लूकोज। 61 का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 62 क्वेश्चन की बात करें। मोर्टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ, मोर्टार मिश्रण है। तो देखो मोर्टार मिश्रण है, किसका मिश्रण है यह? तो यह सीमेंट तथा रेत का मिश्रण है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट एंड सैंड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 63 क्वेश्चन की बात करें। इन इंडिया स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू द बाइट ऑफ, तो भारत में नींद की बीमारी का कारण किसका काटना है? तो देखो भारत में नींद की बीमारी का किसका काटना है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। देखो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो नीचे जो है तो आप कमेंट जरूर करना। बाकी मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो एडीज़ मच्छर होता है, एडीज़ मच्छर, उसके काटने से जो है तो चिकनगुनिया होता है। क्या होता है? चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया होने से जो है तो आंखों में दर्द होता है और नींद नहीं आती। बाकी अब इसका जो है तो मुझे पता नहीं है। ऑप्शन आप बता दो कि इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। ओके, 63 का आप नीचे कमेंट कर देना। 64 क्वेश्चन की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट ड्रिंक वाटर, तो निम्न में से कौन सा प्राणी जल नहीं पीता? तो देखो जल कौन सा नहीं पीता है, तो यह हो गया मेंढक। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। बाकी गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके बता रहा हूँ। बाकी मैंने भी जो है तो गूगल पे सर्च करके रखा है, सो नो डाउट यह कोई भी जो है तो गलत आंसर नहीं है। ओके, मेंढक जो है तो जल नहीं पीता है। अच्छा, मेंढक जल नहीं पीता है, ये कुछ बच्चों ने सुना भी नहीं होगा। तो देखो मेंढक जो है तो मुंह से पानी नहीं पीता है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। मुंह से जो है तो ये पानी नहीं पीता है, यह अपनी चमड़ी के माध्यम से पानी को सोखता है, यानी कि चमड़ी के माध्यम से यह पानी को पीता है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी देखो एक जानवर है जो कि पानी बिल्कुल भी नहीं पीता, वो कौन सा है? तो आपने सुना होगा कंगारू। कंगारू। ओके, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, द डिजीज़ थ्रोम्बोसिस इज़ एसोसिएटेड विद, तो थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है। तो देखो ये किससे संबंधित है? तो यह ब्लड से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन की बात करें।
सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ अ मैन इज़ प्रोबेबली, मनुष्य के उद्गम का केंद्र किसे माना जाता है? तो देखो मनुष्य के उद्गम का केंद्र माना जाता है मध्य एशिया को। ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मध्य एशिया को। देखो एशिया को और क्या कहा जाता है? एशिया को देखो, एशिया को जो है तो सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत सारी सभ्यताएं पली या बड़ी हुई थी, ये आप कह सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता एशिया में ही पनपी थी, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस तरह से एशिया को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ओके, 67 क्वेश्चन की बात करें। BOD स्टैंड्स फॉर, सो BOD का आपको जो है तो फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। सो यहाँ पर BOD की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 67 क्वेश्चन का क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 68 क्वेश्चन की बात करें। व्हाट डज द टर्म फेडरेशन इम्प्लाई? तो पद संघ शासन से क्या तात्पर्य है? तो देखो संघ शासन से तात्पर्य है डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि सत्ताओं का विभाजन। ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस बिलोंग टू द यूनियन एक्सक्लूसिवली? निम्न में से कौन सा कर संपूर्ण रूप से केंद्र से जुड़ा हुआ है? तो देखो संपूर्ण रूप से केंद्र से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ये आयकर पर अधिशुल्क। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आयकर पर अधिशुल्क जो है तो पूर्ण रूप से जो है तो केंद्र से जुड़ा हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। 70 हमारा क्वेश्चन है। एन इंटर स्टेट काउंसिल में बी एस्टेब्लिश बाय, तो एक आंतर राज्य परिषद किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? तो देखो एक आंतर राज्य परिषद जो है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। थोड़े से क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मैक्सिमम हम अब 10 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति जो है तो इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का हिस्सा हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। 72 क्वेश्चन की बात करें। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? तो निम्न में से कौन संसद के सदस्य की अयोग्यता तय कर सकते हैं? तो कौन कर सकते हैं? सो ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। 73 क्वेश्चन की बात करें। हाउ आर द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स डिटरमाइंड? तो केंद्रीय मंत्रियों की पगार तथा भत्ते किस प्रकार आकलित किए जाते हैं? तो किस प्रकार आकलित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 74 क्वेश्चन की बात करें। पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय द, तो भारत में समेकित कोष में से भुगतान को प्राधिकृत किया गया है। सो ये प्राधिकृत किया गया है विनियोग अधिनियम द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 74 का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 75 क्वेश्चन की बात करें। द स्पीकर इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द, तो स्पीकर पदेन अध्यक्ष किसके होते हैं? तो देखो स्पीकर जो है तो पदेन अध्यक्ष होते हैं रूल्स कमेटी के, यानी कि नियम समिति के। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 76 क्वेश्चन की बात करें। व्हेन टू गुड्स आर कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल दे आर, जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से अंतर विनिमय योग्य हों तो क्या होती हैं? सो ये होती हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि आदर्श अनुकल्प। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। देखो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है, हर बार एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। 77 क्वेश्चन की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स या प्रोग्राम्स आर मेनली एम टू ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया? तो निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में सम्मिलित वृद्धि लाने का था? तो ये स्वाभिमान योजना और मनरेगा का था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 78 क्वेश्चन की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो निम्न में से क्या भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि तथा सहायक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी फूड प्रोसेसिंग। बाकी सारी जो है तो इसके जो है तो अंडर होती हैं। बाकी खाद्य प्रसंस्करण जो है तो सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 79 क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स? तो औद्योगिक कामगारों के लिए कौन उपभोक्ता लागत सूचकांक प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? सो 79 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द लेबर ब्यूरो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मजदूर कार्यालय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करवा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल 2-3 बार यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह
देखने हैं, तभी आपको समझ में आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोड बाय द आरबीआई, इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी टू। तो यदि आरबीआई द्वारा नकद अनामत अनुपात कम कर दिया जाए तो उसका शाख निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह जो है तो इंक्रीज होगा। ओके, बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।